हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की क्लास में हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस, बहुत ही ज़्यादा वेटेड वीडियो ये था। बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे सर पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस, तो ले सुन लिया। और आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है वन शॉट वीडियो, वन शॉट मैंने आपके सामने लेकर के आया है। और ये जो है ये वन शॉट वीडियो आपका जो लास्ट 30 डेज आपके पास बचा है, इसके लिए बहुत ही एकदम से पनाशिया है एकदम। यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए। और साथ ही साथ ये 2017 से 2024 तक एकदम से ऑथेंटिक 110% ये आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो आपका हर शिफ्ट में मैंने आपका 44 शिफ्ट, टोटल 44 शिफ्ट से मैंने आपका उठाया है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि एंड एक ही वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम हम लोग कर देंगे पूरी प्रीवियस ईयर का। और साथ ही साथ आप मेरे जो है चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं अपने साथ जो है आपकी सिलेक्शन की जिद मैंने ठान लिया है और आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा यहाँ से। अब बस मैं जो करवा रहा हूँ उसको एक अच्छे से करते चलो। लास्ट 30 डेज कोई स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह नहीं, बल्कि हम लोग करके दिखाएंगे, तो करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने पूछा है एसएससी स्टेनो में, वो हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 19 द्वारा आर्टिकल 19 के द्वारा जो है गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से निलंबित किया जा सकता है। किसके आधार पर जो है निलंबित किया जा सकता है? तो आपका जो आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 जो है वो आपका बैकबोन, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो आपका ये क्या है, आपकी स्वतंत्रता से संबंधित है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अनुच्छेद 19 द्वारा कौन से किसके आधार पर जो है ये अधिकार को जो है 6 अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये थर्ड नंबर, 1 और 2 दोनों। तो युद्ध और आपका जो है आपका बाहरी आक्रमण, युद्ध और बाहरी आक्रमण के द्वारा जो है 6 अधिकार जो है उसको निलंबित आपका जो है पोस्टपोन निलंबित किया जा सकता है। अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इंग्लिश में देख लो आप लोग, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। 6 rights guaranteed by Article 19 can be suspended on the grounds of वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा, जो आपका वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो संविधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानिक निकाय नहीं है? एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो कम से कम आपको करना ही होगा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छा करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधानिक निकाय नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि आरबीआई जो है आपका ये जो है आरबीआई ये आपका संविधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये आपका संविधानिक निकाय है, जो आपका किसमें आता है? ये आपका राष्ट्रीय ये एनसीबीसी जो है आपका आर्टिकल 338 के बी में बोला गया है, इसकी बात की गई है। आर्टिकल 338 के बी में कहा गया है। आपका जो सीएजी, बहुत इंपॉर्टेंट सीएजी जो आपका किसमें है? सीएजी भारत, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सीएजी को आप स्किप मत करना। सीएजी जो है आपका आर्टिकल 148 ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आपका ईसीआई भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो आपका आर्टिकल 324, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 ये आपका 324 बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको साथ ही साथ पोस्टमार्टम करते चलूंगा। अब ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। इंग्लिश वाले मेरे बच्चे देख सकते हो यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा नहीं है इसमें? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके जीएसटी के बारे में पूछा गया है। कि आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वस्तु और सेवा कर जो है राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? तो जीएसटी को किस वर्ष जो है वो आपका पारित किया गया था? तो जीएसटी को कब लागू किया गया था? आपका 2017 में। 2017 1 जुलाई, ये डेट भी कभी पूछता है कि 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में हम लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी आपका जो है 101वां जो आपका अमेंडमेंट एक्ट, 101वां जो आपका अमेंडमेंट जो आया था, आपका संविधानिक संशोधन किए गए थे यहाँ पे 101वां जो अमेंडमेंट एक्ट क्या ये संशोधन आया था, तो इसके थ्रू जो है ये आपका आया था। और ये 101वां के थ्रू, और इसको 1 जुलाई यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को इसको क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और इसको लाया कब गया था? तो इसको आपको 2016 में लाया गया था। 2016 में इसे लाया गया था जीएसटी को लाया गया था, और इसे आपका लागू जो है यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है बिल कब पास हुआ था? तो आपका ये करेक्ट आंसर 2017 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आपका क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा आयोग जो है वो किसी भी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो जाति या समुदाय के हित की रक्षा नहीं करता है, तो वो आपका कौन सा है? भारत का वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये नहीं है, आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी गलत है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। तो आप देख सकते हो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि भारत का वित्त आयोग जो है ये आपका ये नहीं करता है। तो भारत का वित्त आयोग, और वित्त आयोग की बात किसमें की गई है? कोई बता सकता है? बच्चे कमेंट करो, वित्त आयोग की बात आपकी किसमें की गई है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग की बात की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द, यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डज नॉट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एनी कास्ट और कम्युनिटी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता प्रदान करता है? तो आपको कानून के समझ मतलब कि आपको लॉ में आपको जो है वो इक्वालिटी कौन देता है? तो कौन सा आर्टिकल लॉ में इक्वालिटी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल जो 18 तक आपका जो है राइट टू इक्वालिटी, आपको पता है क्या है? आपका राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी। ये इसके लिए मैं आपका जो मैंने जिस तरह से आपका हिस्ट्री के लिए 15 मिनट में जो है आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की डोज लाई थी, उसी तरह से मैं पॉलिटिकल साइंस का भी एक डोज लाऊंगा आपको। प्रीवियस ईयर प्लस आपका जो 2017 से 24 तक प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको कर लो, साथ ही साथ जो मैं आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है वो आपका 1 लाइनर जो डोज लाऊंगा वो आप कर लेना। बस आपका इनफ हो जाएगा, यकीन मानो इनफ हो जाएगा। इतने कम टाइम पे इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आपने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ से कर लो, आपका जीके जीएस का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? तो आपका जो कानून की समझ समानता प्रदान करता है तो वो आर्टिकल 14 जो है वो आपको कानून की समझ आपको समानता प्रदान करता है ना, ये आर्टिकल 14 तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 आपका अपराध से संबंधित है ना, आर्टिकल 20 आपका अपराध से संबंधित। आर्टिकल 16 जो है हम लोगों को नौकरी में समानता देता है कि जो लड़कियां जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये भर सकते हैं, एग्जाम कोई भी दे सकते हैं, और सभी के लिए जो है वो आपका नौकरी के फॉर्म भरने की आपकी ये आपका यहाँ पे सुविधा देता है। तो आर्टिकल 16 पूरी तरह से हमारे लिए है, जो आपका जॉब्स वगैरह के लिए। और आर्टिकल 20 आपका अपराध से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 18 का, तो आर्टिकल 18 क्या है? आपकी उपाधि, टाइटल से रिलेटेड है ये टाइटल से। क्लियर? अगला देख लो, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लो, which article of the Indian Constitution give equality before the law? तो ये आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। अगला सवाल देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे देखो ये आपका प्रीवियस ईयर करने से आपका फायदा क्या होता है ना, कि प्रीवियस ईयर को लगाने से आपको ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करने हैं। एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमें डील करना है और किसे हमें स्किप करना है। ऐसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो आप उस चीज़ को पढ़ लोगे जहां से क्वेश्चंस एकदम ना के बराबर आती है और जहां से आती है वो आप उसको छोड़ दोगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? फिर से आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसमें से संवैधानिक निकाय आपका जो देखो, भारत के महान्यायवादी, बिल्कुल ये संवैधानिक निकाय है। आपके जो है लेखा परीक्षक और नियंत्रक, जो महालेखा परीक्षक जो है CAG, आपका ये CAG ये भी आपका है, बिल्कुल ये भी आपका है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, तो ये भी है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये आपका जो है भारतीय, ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला देखो यहाँ पे इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी एकदम से एकदम पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, लिख लो, एकदम से छपेगा ही छपेगा। यहाँ पे क्या है? भारत में मतदान की आयु 21 से घट करके 18 कब हो गई थी? किस वर्ष 21 से घट करके 18 हो गई थी? तो इसका पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे 1989 में। 1989 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि कब ये क्या हुआ था। तो ये जो आपका 21 से घट करके जो आपका वोट देने का 18 कर दिया गया था, वो कब हुआ था? 1989 में जो आपका कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? आपका 61वां अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यहाँ पे 61वां अमेंडमेंट के थ्रू आपका यहाँ पे ये आपका हुआ था 61वां अमेंडमेंट के थ्रू, जो आपका 21 से घट करके आपका 18 ईयर्स आपका वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आर्टिकल 326 में क्या है? ये जो आर्टिकल 326 के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? संविधान में इसे लागू कर दिया गया था। आर्टिकल संशोधन को जो है आपको इसे लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 326 के तहत इसे संशोधन को लागू कर दिया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल में। इंग्लिश वाले पहले देख लो, यहाँ पे क्या बोला गया था? व्हेन वाज द वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? तो आपका 1989 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन यहाँ पे, किस मंत्रालय द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल को संचालित किया जाता है? तो सहकार प्रज्ञा पहल को जो है आपका वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है, बट ये पूछा गया है तो हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में, विच मिनिस्ट्री गवर्न्स द सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव्स? तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगला सवाल देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका एकदम से, ये भी मान लो एकदम से पेपर में छपेगा ही छपेगा। ये सब आर्टिकल एकदम से पेपर में छपने वाले आर्टिकल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है आपका, ये पेपर में छपेगा ही छपेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा? 14 साल से कम के बच्चों को हम लोग किसी भी खतरनाक परिस्थिति में काम नहीं करवा सकते हैं। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है? तो आर्टिकल आपका 24, आर्टिकल 24 के थ्रू ये बात कही गई है। और आर्टिकल आप पता है आर्टिकल 23 और 24 जो है राइट टू एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि आर्टिकल 23 आपको जो है स्मगलिंग वगैरह, जो बच्चों की तस्करी वगैरह से आपको यहाँ पे ये इनकार करता है। मतलब अगर पकड़े जाते हो तो कानूनी वहाँ पे आपको जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ 14 साल के कम उम्र बच्चों को 24 में बोला गया है कि आप जबरदस्ती कारखानों वगैरह में काम नहीं करवा सकते हो। क्लियर? चलो इंग्लिश में देखो आप यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज? तो 14 ईयर्स के अंडर में जो आते हैं वो आपका आर्टिकल 24, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 24। अगला सवाल देखो,
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका मैंने बता दिया था पहले भी कि आपको जो है वो वन लाइनर जब आपको डोज दूंगा तो वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, तो ये जितने भी अधिनियम्स वगैरह वाले क्वेश्चन बनते हैं, अधिनियम वाले क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या था? तो केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल वो 3 वर्ष का था। करेक्ट आंसर आपका 3 वर्ष का हो जाएगा। और इसी 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत द्वैध शासन आया था, जो है ना, आपको प्रांत स्तर पर द्वैध शासन लाया गया था। तो आप इंग्लिश में देख सकते हो यहाँ पे What was the term of the Central Legislative Assembly under the Government of India Act of 1990? तो आपका ये क्या था? ये आपका 3 इयर्स था। ये कितना था आपका? 3 इयर्स। अगला सवाल देखो, ये भी आपका एकदम से क्वेश्चन में छपने वाला क्वेश्चन, एकदम छपेगा ही छपेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपका ये छप ही जाएगा, गारंटीड है ये आपका छपेगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? वित्त आयोग, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन आपका आर्टिकल 280 में आपका जो है इसके थ्रू वित्त आयोग को लाया गया था। वित्त आयोग से रिलेटेड आप इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया? अंडर विच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड? आपका फाइनेंस कमीशन जो है कब कंस्टिट्यूट किया गया था? तो आपका आर्टिकल 280 के थ्रू। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि आर्टिकल जो है वो आपका 280 में वित्त आयोग को रखा गया है, जिसमें आपके टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक आपका क्या होता है? एक आपका इसमें अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, एक हेड होता है, और इसके जो 4 जो है आपके सदस्य होते हैं, और 4 मेंबर होते हैं आपके, 4 सदस्य होते हैं, 4 मेंबर जो आपके राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट इसे क्या करते हैं? प्रेसिडेंट इसे नियुक्त करते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और 4 अन्य सदस्य, टोटल 5 सदस्य होते हैं। और इनका काम क्या होता है? फाइनेंस जो आपका कमीशन, ये इनका काम जो है, वित्त आयोग का काम जो होता है वो आपका सेंटर और जो आपका सेंट्रल और जो आपका स्टेट जो है, इसके बीच जो है आपका करों का, टैक्सेस वगैरह जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह किस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए ये इसे बनाया गया था। क्लियर? अगला सवाल देखो, लो फिर से आपका एकदम से छपने वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, बस ये 1 शॉट कर लो, 1 शॉट आपका इनफ हो जाएगा। 30 डेज में आपको पॉलिटिकल साइंस कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये 30 डे आप इस 1 शॉट को कर लो और मेरे साथ बने रहो। यकीन मानो यहाँ से सिलेक्शन मैं दिला के ही रहूँगा। यूट्यूब पे पहली बार कोई आपके साथ इतना खड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 1000 लाइक ठोक दो, क्योंकि आपकी लाइक ही मुझे रात भर, अभी आपके अगर मैं टाइम बताऊँ तो रात के 2 बज रहे हैं और आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपके साथ मैं खड़ा हूँ, 30 दिन आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपके जीके जीएस हो, सब का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम भी मैंने चलाया है, जहां पे बच्चों को मैं सब कुछ करवा रहा हूं। आप भी जाके जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जल्दी जाके ज्वाइन कर सकते हो, काफी हेल्प होने वाला है, यकीन मानो। यहाँ पे क्या बोला गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? ये बिल्कुल छपेगा, यकीन मानो, एकदम से छपेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 को मौलिक अधिकार बनाने वाला आर्टिकल कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये देता है आर्टिकल 21। तो अगर इसके बारे में हम लोग ऑप्शन देखें तो और भी ऑप्शन जो है आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी से संबंधित है, आपकी गिरफ्तारी से। आर्टिकल 20 में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 20 में क्या है? आपका अपराध से संबंधित है ना, जो अपराध है तो उसमें कैसे कैसे कानून, मतलब जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी, फिर से कोई कानून बना करके आपको सजा नहीं दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 आपको अपराध से संबंधित है, और आपका जो है क्राइम से। और आर्टिकल 23 जो है आपका क्या है? आपका शोषण के खिलाफ अधिकार की बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, बिना पैसे दिए आप काम नहीं करवा सकते हैं, तस्करी स्मगलिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिकल 23 बोलता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लो, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये मैंने बताया ना अभी, राइट टू पर्सनल, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो लिबर्टी इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखो, पूरी पोस्टमार्टम हम लोग कर देंगे एकदम से डीप में। देखो ये भी एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं यकीन मानो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया और यहीं से रिपीट होगा। कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती आयोजित करता है? अखिल भारतीय सेवा मतलब आपको क्या समझ में आया? तो बता दूं मैं, ये यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी आपका कौन सा है? तो भाग आपका कौन सा यूपीएससी को भारत के संविधान के कौन से पार्ट में? भाग 14 में आपका रखा गया है, जो आर्टिकल 315 से आपका 323 के अंदर आता है, आर्टिकल 315 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझो कि कैसे हमें पढ़ना है, कौन से कहां से क्या पढ़ना है, तो वो समझो आप। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, आर्टिकल 300 यहां पे 15 से आपके 323 पे यूपीएससी के बारे में। अब यूपीएससी की बात कहां की गई है? तो आर्टिकल 320 में आपका यूपीएससी के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 320 में यूपीएससी के बारे में बात की गई है। तो कौन सा जो है संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती आयोजित करता है? तो आपका संघ लोक सेवा आयोग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है which constitutional body conducts recruitments for all India services, Union Public Service Commissions, UPSC, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
लो, आज की जो क्लास की सबसे अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ तो आपका यही है। सबसे ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जो एकदम से किसी ना किसी शिफ्ट में आपका बिल्कुल से छपना ही छपना है। एक शिफ्ट क्या 3-4 शिफ्ट में आपका छप जाएगा, यकीन मानो एकदम से। तो मैं अगर बताऊं तो यहीं से आपको बस एक वीडियो देख लो, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाओ, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस उसको रिवाइज कर लो, काम बन जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का स्वाहा हो जाएगा। अगर मैं बताऊं यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लो, शिक्षा का अधिकार तो आपको पता है आर्टिकल 21 का को, आर्टिकल 21 का को में जो है, 21 का ए में जो है आपका वो है शिक्षा का अधिकार। और आपको पता है जितने भी ए बी सी डी ये जो होते हैं वो पहले से वहां पे संविधान में नहीं बनाया गया था, उसको बाद में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको जोड़ा जाता है। तो जब भी आपका ए बी सी डी या क ख ग इस तरह से दिखे तो समझ जाओ कि वो पहले से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में उसको ऐड किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे एक दो नाराज होंगे। राइट टू एजुकेशन हैज बीन given in which of the following articles of the Indian Constitution। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का ए। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसकी पोस्टमार्टम करते हैं, देख लो यहाँ पे। तो आर्टिकल 21 का ए में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 21 का ए में, आर्टिकल 21 का ए जो है आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86वां, ये आपका 86वां जो अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये अमेंडमेंट एक्ट यहाँ से इसको लाया गया था। इसे लाया गया था 2002 में। इसमें बात की गई है कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री में आपका एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये बात आपका यहाँ पे कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम से स्किप मत करना। ये बहुत ही साथ इसमें ये भी आपको जानना है कि इसमें जो है, इसे जो है आपका आर्टिकल 51 का ए में जो है, इसे ये 51 का के जो आर्टिकल 51 का के में जो आपका जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें भी आपको जोड़ा गया है। और आर्टिकल 45 जो है भाग 4 में जो आपका आता है, इसमें भी आपकी ये बात कही गई है कि 0 से 6 साल और 6 से 14 साल के बच्चों को, 0 से 6 साल के बच्चों को पोलियो वगैरह दिया जाएगा, टीका वगैरह, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में ये शिक्षा दी जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से इसका पोस्टमार्टम किया। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। लो, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ना कि जो आपके अधिनियम है, जो आपके भारत सरकार अधिनियम जितने भी थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम से मत छोड़ना, एकदम से नहीं। जितने भी अधिनियम थे 1909, 1919, 1935, जितने भी अधिनियम, सबको आपको अधिनियम को करके ही जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में छपेगा ही छपेगा कि बोला क्या गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघ न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था। तो ब्रिटिश भारत में जो संघ न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो आपका भाग, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किया था। इंग्लिश में देख लो, ये क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स had provided the establishment of the federal court in British India। तो आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात कही गई थी। अगला सवाल देखो, ये तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपका जो है वो सवाल था, जो आपका ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, जो 2024 के एग्जाम में 2023 वाला करंट अफेयर पूछा गया था, एक साल पीछे वाला। तो मार्च 2023 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 28वें नियंत्रक महालेखाकार सीजीए के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था। तो किसने किया था, वो आपके एसएस दुबे जी थे, वो आपका यहाँ पे आपका पदभार संभाले थे। तो एसएस दुबे जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में जो आपका सीजीए जो थे वो आपके एसएस दुबे थे। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो राज्य के जो कार्यपालिका में शामिल नहीं है आपका जो वो राज्यपाल, गलत, ये तो है। मंत्रिपरिषद बिल्कुल है, राज्य के महाधिवक्ता बिल्कुल, आपका यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब है, भारत के महान्यायवादी। तो ये आपके जो है ये करेक्ट आंसर भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे, जो राज्य के कार्यपालिका में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो राज्य के कार्यपालिका में आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आपका नहीं आ सकता, क्योंकि राज्य में कौन आएगा, गवर्नर आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये आता है, आपका यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ये आता है। तो आपका करेक्ट आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, है ना, भारत के महान्यायवादी जो है आपका। कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आप कमेंट में मुझे बताओगे। अगला सवाल देखो, ये लो, फिर से आपका एक एकदम से पेपर में छपने वाला सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जितना स्टार लगा लो उतना कम पड़ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद डैश में बताए गए संवैधानिक दायित्व को पूरा किया था। तो आर्टिकल 40 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल 40 में पंचायती राज्य, जो आपका पंचायत के बारे में बोला गया है, जिसको कब लाया गया था, 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। इंग्लिश में भी देख लो आप जल्दी से यहाँ से, थ्रू द 73th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द गवर्नमेंट फुलफिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन आर्टिकल 40। अब इसका जरा हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं आर्टिकल 40 का। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका जो है ये 73 नंबर जो अमेंडमेंट एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट आपका जो था, ये आपका इसमें आपका जो है आपका 1992 में इसमें आपका जो है इसे आर्टिकल जो 40 को लाया गया था, आर्टिकल 40 को, जिसमें आपके जो है भाग 9 पार्ट 9 में भाग 9 में इसमें जोड़ा गया था जो आपका पंचायती राज यहाँ पे जोड़ा गया था, पंचायत को जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, 243 के ओ तक यहाँ पे आर्टिकल को जोड़ा गया था। यहाँ पे कितने आपके यहाँ पे जो है आपके टोटल कितने मैटर से ये भी आपका पूछा जाता है। तो ये आप इसको एकदम से मत छोड़ना, एकदम से नहीं छोड़ना है, ये
आपका भाग 9 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल से, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल को भी आपको देखते चलना है जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका आर्टिकल से, तो मैं आपको जो आपका जो वन लाइनर डोज दूंगा ना, वो डोज में आपका सब हो जाएगा, काम खत्म। तो आप वन लाइनर डोज और साथ ही साथ जो आपका प्रीवियस ईयर 2017 से 24 वाला मेरा जो वन शॉट है उसको देख लो। पॉलिटिकल साइंस से एकदम धुआं हो जाएगा, छाप करके आओगे आप एग्जाम में। और मुझे कॉमेंट में बताना आप नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट करना कि हाँ सर एग्जाम देके आना, और बोलना कि सर आपके प्रीवियस ईयर से मैच किए कि नहीं किए। अपना कॉम्प्लीमेंट मुझे देना, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या है? आर्टिकल 66 में आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें कही गई है। इंग्लिश में देखते हैं विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 में ये बात कही गई है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आता है। तो 2 या 2 से अधिक जब राज्य में विवाद आ जाता है तो वो आपका मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसमें आता है। तो इसमें क्या बोला गया ना, ये आपका बोला गया है, इसमें क्या है कि जब भी अगर दो स्टेट आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, फाइट हो जाता है, WWE हो जाता है, तो वो क्या आता है, उसका मौलिक अधिकार मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है, जो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल किसमें बोला गया है, आर्टिकल इसमें आपका आर्टिकल 131 में ये बात कही गई है आपकी मौलिक क्षेत्राधिकार, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एकदम छपते ही है पेपर में, इसको भी आप करके जाना। अब देखो, अगर इंग्लिश में देखो, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट कम्स अंडर द, अगर स्टेट आपस में लड़ जाए, स्टेट सेंट्रल लड़ जाए, सेंट्रल लड़ जाए, तो सब जो है वो आपका क्या आता है, इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आपका आता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बेनामी लेनदेन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कानून जो है आपका 1988 में लागू किया गया था, जो बेनामी लेनदेन से संबंधित था। इंग्लिश में अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट वेयर स्ट्रक ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन विच ईयर वाज दिस लॉ ओरिजिनली इनएक्टेड? 1988 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फिर से आ गया। यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद, यहाँ पे पूछा गया कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे कुछ श्रेणियों के लोगों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो ये आपका जो है आर्टिकल 15 आपको ये बात कहती है कि आपका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो है ये पिछड़े वर्गों के लिए जो आपका प्रावधान जो है इसमें आपका आर्टिकल 15 में बोला गया है। अगर मैं इंग्लिश में दिखाऊँ तो आपका यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, विच आर्टिकल अलाउज द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल लाइक सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 15 में आपके बात कही गई है ना। आर्टिकल 14 में क्या है आपका, आर्टिकल 14 जो है आपका कानून की समझ समानता देता है। आर्टिकल 16 आपका जो जॉब देता है। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी मतलब होता है आपका अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को दूर करता है। जो एक ही तालाब में जो है उस टाइम होता ना अनटचेबिलिटी, जो एक ही तालाब में जो है बड़े बड़े लोग जो बोलते थे कि नहीं नहा सकते हैं, छोटे लोग जो है उसमें नहीं नहाएंगे जिसमें बड़े लोग नहाएंगे। तो ये जो भेदभाव छुआछूत की भावना थी उसको खत्म किया गया था आर्टिकल 17 में। अगला सवाल देखो, ये भी एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पे आपको इसको भी करके ही जाना है। आर्टिकल ये एकदम से नहीं छोड़ना है। आर्टिकल में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किए जाने से बचाता है? तो एक अपराध करेगा तो एक ही बार उसको सजा मिलेगा। आर्टिकल 20 जो है अपराध से संबंधित है, आपको मैंने बता दिया कि जो अपराध करेगा उसको एक ही बार सजा दिया जाएगा। साथ ही साथ वो जो है उसको वकील रखने का, जो अपना वकील रख सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पहले से कानून बनाया गया उसी के थ्रू उसको अपराध का सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं नया काला पानी का सजा दे देंगे, है ना, गला घोट करके मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो है वही उसी के थ्रू आपको वहाँ पे सजा देना है। उसके बाद आर्टिकल 22 में क्या है कि गिरफ्तारी से संबंधित है ना, अरेस्ट से संबंधित है कि कुछ मामलों में आप अरेस्ट कर लेते हो तो आपको अरेस्ट करने का जो रीजन बताना होगा। आर्टिकल 22 में बोला गया। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया, तो आर्टिकल 23 आपको बताइए कि मानव तस्करी वगैरह से। और आर्टिकल 21 जो है वो आपका क्या है, फंडामेंटल जो आपका जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका वो दिया गया है। तो आर्टिकल 21 जो आपको मैंने बता दिया मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला आर्टिकल है। अगला सवाल देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही अपराध के लिए बार बार जो सजा नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 20 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आपका एकदम से इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे फिर से छप गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फिर से आपका रिपीट हुआ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया आपको कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा आर्टिकल जो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अगर छोड़ के जाओगे लल्ला तो एकदम से फंस जाओगे। इसको आपको एकदम से अच्छे से करके जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क मतलब कि फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करती है? ये आपका किसमें है, डीपीएसपी में है, जो आर्टिकल 39 का कॉ, आर्टिकल 39 का कॉ में आपका ये बात कहा गया है कि फ्री कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये आपको करके जाना है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 43 का बी में आपको क्या बोला गया है, आर्टिकल 43 का जो आपका बी है इसमें क्या है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका क्या है, इसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कही गई है। तो ये आप यहाँ पे लिख लो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी
कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में यहाँ पे आपसे बात कही गई है। आर्टिकल ये भी पूछा जाता है बहुत बार इसी वजह से। आर्टिकल 43 यहाँ पे 43 के ए में क्या है, 43 का ए में आपका यहाँ पे जो है ये आपका श्रमिकों के लिए जो है आपका जीवन निर्वाह मजदूरी के बारे में बात किया जाता है कि इतना कम से कम पैसा दिया जाए कि उनका जो है पेट भर जाए, फिर बेफजूल में उसका जो है वो आपका उनसे बेफजूल में हम लोग काम नहीं करवाएंगे, जितना काम करवाएंगे उतना पैसा कम से कम दो, और कुछ भी छुट्टी वगैरह करना है तो उनसे पूछ करके करो कि हाँ कितना दिन छुट्टी होना चाहिए। तो ये बात कहा जाता है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, तो आपका ये आर्टिकल 39 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लो, फिर से अगेन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको इस देखो क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये वन शॉट वीडियो जो है वो आपका एकदम से रामबाण क्यों है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से किन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन एसएससी स्टेनो में पूछा गया 2017 से 24, 7 साल मायने रखता है आपका, वहीं से क्वेश्चन रिपीट होगा और यकीन मानो रिपीट होगा ही होगा। बस ये एक वीडियो आपका लाइफ एकदम से सिलेक्शन आप कर जाओगे, लेकिन अच्छा से रिवाइज करना है आपको, अच्छे से एकदम से दिमाग में छाप लेना है। एक वीडियो तो देख करके छाप ही सकते हो, है ना। अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपका क्या बोला गया, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपका इनमें से किस संविधान से अनुकूलित है, तो आपका डीपीएसपी को किसके संविधान से लिया गया है, तो आपका जो ये आपका लिया गया ना, बहुत सारे जो आपके आर्टिकल जो लिए गए हैं, जो आपका जो भाग लिया गया है, पार्ट लिया गया है, तो अलग अलग अमेरिका से कुछ लिया गया है, कुछ आयरलैंड से लिया गया है, कुछ जर्मनी से लिया गया है, कुछ फ्रांस से लिया गया है, तो ये सब आपका कुछ रूस से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ऐसे आपका ले लेके वहाँ से बना है आपका भारत का जो संविधान, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएसपी आपका आयरलैंड के संविधान से, और डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है तो पोस्टमार्टम करना जरूरी है। तो आपका भाग जो है पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी के बारे में बात कही गई है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो आपका यहाँ पे बात करता है। भाग यहाँ पे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आपका डीपीएसपी आता है पूरा पोस्टमार्टम। अगला सवाल देख लो, यहाँ पे इंग्लिश में देखो, यहाँ पे क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एन एडेप्टेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस, तो आपके ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और भी बहुत सारी चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मैं आपको जो है वो 1 डोज जो आपको दूंगा ना, 1 डोज, वो डोज में आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी वालों के जो है वो कितने साल तक जो है वो कितने साल तक वो लोग अपने काम पे रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने साल तक वो अपने जो है वो रिटायर नहीं हो सकते। भारत के संविधान के अनुसार जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपना पद धारण करने की अधिकतम आयु क्या है, वो 62 साल तक नौकरी कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये आपका व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू होल्ड हिज हर ऑफिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 62 ईयर्स, करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो लो, फिर यहाँ पे आपका एकदम हेवी क्वेश्चन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एकदम फेमस क्वेश्चन है ये आपका एसएससी स्टेनो का जो है आपका जो पूछता है क्या है, किस वर्ष में 86वां संविधान संशोधन 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए जो अधिनियमित किया गया था, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो 86वां संविधान संशोधन जो है जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, वो कब जोड़ा गया था, तो आपका 2002 में मैंने बता भी दिया है आपका, जो 2002 में जोड़ा गया था आर्टिकल 21 का ए, जो अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21 का ए को जोड़ा गया था, जिसमें आपका जो है 51 का यहाँ पे एक के नंबर पे 51 का के जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में कानूनी शिक्षा जो आपको राज्य की कर्तव्य है वो फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो ये आपका 86वां अमेंडमेंट एक्ट 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 2002 के थ्रू। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पे देखो, तो इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हो सवाल को, इन विच ईयर वॉज द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एडिंग 11 फंडामेंटल ड्यूटी इनेक्टेड, जो आपका 2002 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपका केशवानंद भारती केस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे बड़ी बैठक आपकी हुई थी और सबसे बड़ी चेयर आपकी लगी थी, जो आपका केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को आपका केशवानंद भारती केस हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक घटक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन की बात केशवानंद भारती केस में ही किया गया था, जो आपका 1973 में आया था, 24 अप्रैल 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी फटाक से देख लो, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द केशवानंद भारती केस ऑफ डैश दैट द प्रियम्बल इज अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लो फिर से आ गया ना, मैंने बताया था आपको, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये आपको कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, ये बहुत पूछा जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद कौन सा चीज़ को कहाँ से लिया गया है, उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके हैं जो आपके, उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। तो मैं आपको 1 लाइनर डोज, आप कॉमेंट्स में बताओ कि आपको 1 लाइनर डोज चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर डोज चाहिए तो मैं आपके लिए ला दूंगा और काम बन जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, बस इनफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है,
मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार को किससे लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार को दिया गया है। इंग्लिश में देख लो, द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो 11 मौलिक कर्तव्य आपके होते हैं, है ना। 11 मौलिक कर्तव्य, उसको कैसे याद करेंगे, वन डोज में आपका वन लाइनर डोज जो है आपका उसमें मैं याद करवा दूंगा ट्रिक के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें आपका समान नागरिक संहिता लागू करना, ये आपकी जो है यूनियन सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में बोला गया है, जो मौलिक आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका आर्टिकल 44 में बोला गया है, तो ये आपका जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि आर्टिकल 44 में कहा गया है, जो आपका यूसीसी जो है यूनियन सिविल कोड आपका यूसीसी के बारे में बात कही गई है, तो ये आपका आर्टिकल 44 में आता है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड नंबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल देखो, लो ये अनुसूची, तो मैं यहाँ पे एक और नोट कर लो कि अनुसूची जितने भी शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपका फिर से रिपीट होगा और वहाँ से आपका क्वेश्चन फिर से बनेगा। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ, भारत राज्यों के संग वेतन दो शपथ लेंगे चल जाएंगे राज्यसभा में, भारत राज्यों का संग वेतन दो शपथ लेंगे चल जाएंगे राज्यसभा में। उसके बाद क्या है आपका एमटीएम है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। उसके बाद क्या है आपका राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है। उसके बाद दल बदलू कानून है, पंचायती राज्य है, नागरिकता है, और क्या है नगर पालिका, और है क्या आपका कुछ नहीं है। भूमि सुधार भाग अनुसूची 9 में आपका भूमि सुधार है, अनुसूची 10 में आपका दल बदलू है, अनुसूची 11 में आपका पंचायती राज्य, अनुसूची आपका शेड्यूल जो 12 में आपका नगर पालिका खत्म, अनुसूची 7 में आपका केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण है, और क्या है आपका बताओ। ये आपका इसी तरह से खत्म हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग रट के एकदम से बोल के पी जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपका भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदलू विरोधी, देखो है ना दल बदलू, तो दल बदलू विरोधी जो आपका रूप माना जाता है वो आपको संविधान द्वारा कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका कौन सा संशोधन, तो 52वां अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें जोड़ा गया था कि अगर जो है वो आपका होते हैं ना, वो जो आपके नीतीश कुमार जी जो कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी, तो वो जो आपका जो ये काम करना है तो इसके खिलाफ जो है वो आपका अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसको जो है वो आपका उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दल बदली कानून जो है वो कब लाया गया था, 52वां, तो यहाँ पे लिख लो 52वां अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे लाया गया था। जो कब लाया गया था आपका, ये आपका 2019, ये क्या बोलते हैं 2002 में इसे लागू किया गया था, इसे 2002 में लागू किया गया था। और 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ये बात कही गई थी, जिसको 2002 में आपको लागू कर दिया गया था। क्लियर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं इंग्लिश में, इसको देख लो पहले। यहाँ पे क्या है, द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉपुलरली रिफर्ड टू एज द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट, आपका कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, तो 52 नंबर आपका अमेंडमेंट के थ्रू। चलो, और कौन कौन से संशोधन आपके इंपॉर्टेंट है वो भी अगर मैं बताऊँ तो आपका 41वां, 42वां, 44वां, 61वां, 69वां, 86वां, 101वां, 103वां, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके ही जाना चाहिए, है ना, एकदम से करना है। 52वां ये आपका जो लिखा हुआ है। अगला सवाल देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पेपर में आपको लिख के मैं देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को अस्तित्व में समाप्त कर दिया गया था। तो मौलिक अधिकार में टोटल कितने आर्टिकल थे आपके, टोटल 7 मौलिक आपके स्वतंत्रता के अधिकार टोटल 7 थे। 7 में से आपका एक जो स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका था वो संपत्ति का अधिकार को उसको समाप्त कर दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट, तो आपके 44वां जो अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आया था, 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसमें आपको ये आपका यहाँ पे इसको खत्म करके आपके जो है इसको यहाँ से हटा करके कहाँ पे लेके चला गया था, ये आपका आर्टिकल जो 19 के स्वतंत्रता के अधिकार से उसको हटा करके इसके संवैधानिक निकाय में रख दिया गया था। संवैधानिक निकाय मतलब आपका यहाँ पे जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में रख दिया गया था, तो ये आपका यहाँ पे रख दिया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर। तो इसे आपका आर्टिकल 300 का ए में रख दिया गया था 1978 44वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है, इसे एकदम छाप लो। अगला यहाँ पे इंग्लिश में देखो, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डिड द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू एग्जिस्ट एज अ फंडामेंटल राइट। तो आपका जो है 44 नंबर जो आपका अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आपका किया गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। लो ये भी आपका अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका एकदम से, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत कुछ हुआ था। तो ये भी एकदम से बहुत, मैंने पहले भी बता दिया, 42वां 44वां ये सब जो अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां आपके 44वां हो गए, आपके 86वां हो गए, आपके 52वां हो गए, आपके जो है वो आपके क्या बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका 52वां संशोधन अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको 73वां 74वां 100वां 101वां बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका है। तो अगर मैं बात करूँ निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्र की एकता जो है जो शब्द है उसके स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को यहाँ पे प्रस्तावना में जोड़ा था। तो ये आपका 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आपका 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है आपका प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एकदम से छपेगा ही छपेगा, जो आपका छपेगा ही छपेगा। इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आपका यहाँ पे आया था 42वां अमेंडमेंट एक्ट
1976 के तहत जो राष्ट्र की एकता को एकता और अखंडता सबसे यहाँ पे जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल हम लोग इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स amended the preamble of the constitutions for the words unity of the nations to the words unity and integrity of the nation। तो आपका कौन सा 42वां हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को अपने हाथ में लेने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 आर्टिकल जो नेशनल इमरजेंसी जो आपके इमरजेंसी लगते हैं वो आपका आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 4 ऐड करते जाओ, आर्टिकल 360, ये आपके 4 ऐड करते चल जाओ, ये आपके जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 352 से 4 जोड़ो, आर्टिकल 356, फिर 356 से 4 जोड़ दो, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 360 में आप आ जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो आपका आर्टिकल 352 जो है वो आपका नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति का शासन, और आर्टिकल 360 जो है वो आपका वित्तीय संपत्ति से संबंधित है, जो ये आपका फाइनेंशियल जो इमरजेंसी आती है जहाँ पे जो जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं उसके जो वेतन वगैरह को रोक दिया जाता है। तो आपका कौन सा यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 356 के तहत जो है वो जितने भी, अगर ये 356 लग गया तो जितने भी आपके राज्य के शासन है, जितनी भी उसकी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास चली जाएगी, सेंट्रल के पास चला जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gives center the power to take over a state administration on the recommendation of the governor। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल 356 करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो यहाँ, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एक आर्टिकल से पूछा गया जो आपका क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल ये 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है। तो ये आपका 35 वर्ष की आयु जो राष्ट्रपति का जो यहाँ पे घोषणा जो करता है वो आपका 35 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति के पद पे आपको अगर खड़ा होना है तो 35 साल होना चाहिए, 15,000 जमानत राशि होना चाहिए, है ना, भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं। चलो पढ़े लिखे हो ना हो लेकिन ये सब होना चाहिए। अगला इसको इंग्लिश में देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द एज ऑफ 35 ईयर्स एज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आर्टिकल 52 पकानी कोका दुयो दशम से खत्म हो जाता है पूरा, यहाँ पे ये राष्ट्रपति पूरा पकानी कोका दुयो दशम से खत्म हो जाता है। अगला सवाल देखो ये आपका इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एकदम से इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, पंचायत का सदस्य होने के लिए आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, कितना आयु होना चाहिए, 21 साल। आपको पंचायत का सदस्य होने के लिए 21 साल होना चाहिए। और पंचायत की बात किस में कही गई है, तो आपका भाग 9 पार्ट 9 में आपका भाग 9 में आपका पंचायत के बारे में बात कही गई है। इंग्लिश में फटाक से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत। तो आपका 21 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या है, संशोधन से रिलेटेड बात आपका जो है, संविधान का कौन सा भाग संशोधन से रिलेटेड बातें बताती है। तो संशोधन जो है आपका भाग 20 में हम लोग संविधान के संशोधन से रिलेटेड बातें करते हैं, जो आर्टिकल कितने में आता है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत यहाँ पे संशोधन होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर्स फॉर इट्स अमेंडमेंट्स। तो आपका भाग 20 आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल लो, फिर से आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जस्ट अभी हमने देखा था। यहाँ पे फिर से आपका क्या बोला गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 21 देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया है कि आपका क्या है कि ये आपका जो है राइट टू, यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी जो है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपका आर्टिकल 21 करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यहाँ पे कौन सा शब्द जो है संविधान के जो 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत जो प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो आपको ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समाजवादी, है ना, राज्य की एकता को एकता और अखंडता से जोड़ा गया था। साथ ही साथ समाजवादी जो वर्ड, जो सोशलिस्ट वर्ड जो था उसमें आपका जोड़ा गया था, है ना, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, 3 चीज़ों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये सोशलिस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे संविधान के निम्नलिखित में से, लंबा चौड़ा सवाल है आपसे यहाँ पे, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद के धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदस्य को अयोग्यता प्रावधान करता है। तो ये आपका आर्टिकल 102 में ये आपका बात कहा गया है। तो ये आपका जो है आर्टिकल 102 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 102 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसको एकदम से आप छाप लो, दिमाग में एकदम से छाप लो। ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद के 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। तो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत का चुनाव आयोग जो है आपका किसमें बोला गया है, आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 में इसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 324 आपका चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करती है। इलेक्शन कमीशन आपका जो है आर्टिकल 324 आपका इलेक्शन कमीशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप छाप लो, ये आर्टिकल पूछेगा ही पूछेगा। इंग्लिश में देखो, यहाँ पे
As per Article 324 of the Constitution, which of the following institution conducts the election of the Vice President of India? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितना भी राष्ट्रपति का चुनाव आपका जो है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब जो है वो वही कराते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव सब वही कराते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है लोकसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ये बहुत आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये आपका अगर डीप आर्टिकल अगर एसएससी पूछेगा, बड़ा आर्टिकल पूछना है डीप आर्टिकल, तो ये उनमें से एक है आर्टिकल 330, जिसमें आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में सीटों का आरक्षण से रिलेटेड बात कही गई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेक्स प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल? आर्टिकल 330 आपका करेक्ट आंसर है इसका। अगला सवाल, क्वेश्चन में बोला गया है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद जो है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने डैश के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य के जो आपके मंत्रिपरिषद है वो आपके किसके विधानसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये फोर्थ नंबर हो जाएगा। इंग्लिश में देखो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये भी एकदम से नॉर्मल आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि से संबंधित जो टाइटल किसको दिया जाएगा, जो आपका जो है वो सेना में है, या तो आपका जो है वो आपका जो या तो सेना में होना चाहिए, या आपको पीएचडी की उपाधि ली गई है तो वो आपका उसके अंदर डॉक्टर की, उसके आगे डॉक्टर की उपाधि दी जा सकती है। लेकिन अगर मान लो आप भारत रत्न लिया है, आपने पद्म भूषण लिया है, पद्मश्री, तो उसके नाम के आगे ऐसा नहीं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हम लोग लिख दें, नहीं हो सकता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह जो आपका लगा सकते हैं, तो वो आर्मी में जो है उनके लिए, और साथ ही साथ पीएचडी जो किए हुए हैं उनके साथ हम लोग डॉक्टर लगा सकते हैं। ये टाइटल से रिलेटेड, उपाधियों से रिलेटेड बात आर्टिकल 18 बोलता है। इंग्लिश में देख लो यहाँ पे फटाक से, यहाँ पे विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स, ये आर्टिकल 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो पूछा जाता है ना कि राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है राधा कृष्णन जी थे, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखो यहाँ पे इंग्लिश में राज्यसभा के जो आपके चेयरमैन को ना जाएंगे, राधा कृष्णन जी, जो आपके करेक्ट आंसर है। बोला गया यहाँ पे आर्टिकल 213 के तहत जो है वो आपका प्रख्यापित अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो आर्टिकल 213 के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राज्यपाल का जो अध्यादेश जो है, राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल 213 में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपका जो छपेगा, ये क्वेश्चन छपेगा। तो आपका ये राज्यपाल का जो आपका अध्यादेश जो है वो आपका आर्टिकल 213 में है। अगर मुझे कोई बच्चा बता सकता है, कॉमेंट में लिखो कि आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का जो अध्यादेश है वो लल्ला बता दो कब होता है, तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देना कॉमेंट में। इंग्लिश में देख लो यहाँ पे, an ordinance promulgated under Article 213 can be withdrawn by the, तो यहाँ पे 213 कैन बी विड्रॉन बाय द, ये आपका किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सही है। अगला सवाल देखो फटाक से, राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए, क्वेश्चन में बोला गया है राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो ये आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। इतना खास क्वेश्चन नहीं है आपका, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो फर्स्ट नंबर ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, तो ये आपका 50-50 वाला क्वेश्चन आ गया, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है जो 50-50 वाला है। संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो आपका जो ये आपका घुसखोरी वगैरह से बचाने के लिए आर्टिकल 50 जो है 50-50 कर दिया था। क्या किया था? केंद्र और राज्य को जो आपका जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है वो अलग कर दिया गया था, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया था, है ना। तो ये घुसखोरी से बचने के लिए, तो आपका ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल 50, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अब जितने भी क्वेश्चंस बनने थे वो सब हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया। अब आपको क्या है, अगर आपको मैं बता दूं कि आपको अगर फ्री मेंटरशिप से जुड़ना है तो फ्री मेंटरशिप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा करके मुझसे बात कर सकते हो। वहाँ पे आप वहाँ से फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ जाओगे, जहाँ पे डेली टारगेट दी जा रही है। बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको सारी क्लास की PDF मिल जाएगी। और ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पोस्टमार्टम हो गया, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का पोस्टमार्टम कर दिया। इसी तरह से हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जहाँ पे पोस्टमार्टम कर देंगे, और उसके बाद जो है आपका बायोलॉजी और ज्योग्राफी का भी हो जाएगा। तो आराम से आप यहाँ से करो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और अच्छे से करना, रिवीजन अच्छे से करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जाओ, आपका वोकैब्स का जो 2017 से 24 तक के मैंने प्लेलिस्ट आपका बना दिया है, चाहे वो आपके एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, आपके आइडेंस फ्रेजेस हो, सब मैंने कर दिया है। साथ ही साथ ग्रामर के जितने भी पूछे गए थे रूल्स के एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने करवा दिया है। और उसके बाद मैंने GK GS के लिए भी, जो आपका चाहे स्टैटिक GK हो, चाहे आपका टॉपिक से रिलेटेड हो, सब कुछ वो आपका 1 लाइनर डोज के साथ साथ हम लोग कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, अपना केयर करो। थैंक यू वेरी मच।